कहानी की शुरुआत में हम जूलिया और ऑस्कर नाम के दो साइंटिस्टों को बर्फ से भरे हुए एक इलाके में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं, जिसके लिए उन्हें बर्फीले पानी में बम डालकर कुछ धमाके करने पड़े। तभी उन्हें हेडक्वार्टर से कॉल आया। उन्हें चेतावनी दी गई कि उनकी लोकेशन पर बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द जूलिया और ऑस्कर को वहां से निकलना होगा। उनके नजदीक घूम रही एक रशियन सबमरीन ने कुछ अजीब और तेज आवाज महसूस की, जो उन्हें भी खास समझ नहीं आई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि समुद्र की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही थी। जूलिया के स्कैनर्स अजीब तरीके से काम करने लगे और उनके कैंप के आसपास की बर्फ भी तेजी से टूटने लगी। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स उठाना चाहती थी, मगर तूफान उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, तो ऑस्कर उसे खींचता हुआ स्नो मोबाइल तक ले गया। तभी सबमरीन के कैप्टन ने पता लगाया कि आवाज किसी जिंदा चीज की है और वो लोग तुरंत उससे बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन अचानक सबमरीन से पानी के अंदर ही एक बहुत बड़ी चीज टकरा गई। ऊपर ऑस्कर और जूलिया बर्फ टूटने के कारण जल्दी से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से आगे भी बर्फ टूटने लगी। उनकी स्नो मोबाइल, जो वहां से निकलने का एकमात्र सहारा थी, जलकर राख हो गई और पानी में डूब गई। जल्द ही धमाकों ने उनके कैंप को भी उजाड़ कर रख दिया और बचे हुए साइंटिस्ट धीरे धीरे डूबकर मरने लगे। उधर सबमरीन को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा था और लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सीट्स पर बैठे थे, क्योंकि सब कुछ जोर जोर से हिल रहा था। थोड़ी कोशिश करने के बाद वो फायर करने में कामयाब हो गए और उससे निकली रोशनी ने पानी में कुछ बड़े बड़े टेंट दिखाए। एक आदमी शीशे की स्क्रीन से टकराकर दूर जा गिरा और चोट की वजह से बेहोश हो गया, इससे पहले कि सबमरीन पूरी तरह डूब जाए। एक ऑफिसर ने इमरजेंसी मैसेज दबा दिया और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर्स में सबमरीन के गायब होने की खबर पहुंच गई। क्योंकि उस सबमरीन में बहुत जरूरी हथियार थे, इसीलिए वो या तो उसे बचाने और अगर बचा नहीं सकते तो उड़ाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजते हैं। इस मिशन को विक्टर लीड करेगा, जो पानी में फंसी हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई है। उनका परिवार परेशान था कि कहीं विक्टर भी वहां गायब ना हो जाए। उसकी मां को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए उन्होंने विक्टर को एक घड़ी थी जो कि विक्टर के पिता की थी, जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी। उस रात विक्टर डॉग्स पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ऑल्सोन्स की भी मिशन पर जा रहे हैं। अब उसे चिंता होने लगी कि मिस्टर ऑल्सोन्स की इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही बूढ़े नहीं हो चुके हैं। जैसे ही विक्टोर सबमरीन में चढ़ा, तभी क्रू मेंबर्स कंप्लेंट करने लगे कि उन्हें छुट्टी से जल्दी वापस बुला लिया गया। दूसरी ओर जूलिया और ऑस्कर उस बर्फीले तूफान में भटक रहे थे। फोन से सिग्नल पकड़ने की कोशिश में जूलिया का ध्यान भटक गया और वो एक गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी ऑस्कर ने उसे ऐन वक्त पर पकड़ लिया। उसी वक्त जूलिया के फोन में एक आयल रिग का सिग्नल मिला और सिग्नल मिलते ही उसने कॉल मिला दी। लेकिन उस बर्फीले तूफान की वजह से बहुत ज्यादा शोर था और रिग के लोग उसकी बात नहीं समझ पाए। थोड़ी देर बाद सिग्नल चला गया और कॉल कट गई। ऑस्कर अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने एक प्लेयर गन आसमान की तरफ चलाई और थकान के मारे जमीन पर बैठ गया। अगली सुबह दूसरी सबमरीन के गायब होने वाली जगह पर पहुंची। बहुत तैयारी के बाद वो लोग पानी में उतरे। ओल्शंस विक्टर को एक प्राइवेट रूम में ले गया था। यहां कुछ सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे और उन्हें एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी गई, जिसे पढ़कर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जल्दी ही पुरानी सबमरीन के गायब होने को लेकर अफवाहें फैलने लगी। वहीं दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर को एक बोई बर्फ में फंसा हुआ मिला। बोई दरअसल एक ऐसा डिवाइस है जो पानी में तैरते हुए आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजता है। तब उनके मन में उम्मीद जाग गई कि कोई तो उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। इसके बाद वो इधर उधर भटकना बंद करके वहीं रुक गए। जब सबमरीन को बुई का सिग्नल मिला तो दोनों तुरंत उसी दिशा में बढ़ने लगे। अचानक से बहुत सारी व्हेल्स सबमरीन के चारों तरफ मंडराने लगी, मगर क्रू मेंबर्स भी बिना उन्हें चोट पहुंचाए नीचे जाने की कोशिश करने लगे। एक व्हेल्स गलती से स्क्रू हेड से टकरा गई। तभी ओल्शंकी ने क्रू को सोनार चेक करने को कहा, जबकि विक्टोर इस बात से सहमत नहीं था। जब सोनार को एक्टिवेट किया गया तो व्हेल्स थोड़ी दूर चली गई, लेकिन पलक झपकते ही वापस पास आ गई। क्रू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, और तभी अचानक से सभी व्हेल्स मछलियां वहां से चली गई। पता चला कि उस एरिया में एक लो फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही है और अचानक समुद्र का निचला हिस्सा ऊपर उठ रहा है। तभी अचानक अंधेरे में एक बड़ा सा टेंटिकल हिलने लगा और सिर्फ अपने एक ही वार से उसने व्हेल को मार डाला। सबमरीन के क्रू को तो ये आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उनका रडार सिग्नल देने लगा कि एक बहुत बड़ा जीव उनकी सबमरीन से टकराने वाला है।
ओल्शंस्की को लगा कि शायद किसी दुश्मन का जहाज आ रहा है, इसीलिए उसने क्रू मेंबर्स को फायर करने का ऑर्डर दिया। लेकिन विक्टर को ऑर्डर सही नहीं लगा, इसीलिए उसने क्रू को जल्दी से छुप जाने को कहा। सबमरीन बर्फ की दीवार में क्रैक के अंदर चली गई। जब भी सबमरीन बर्फ से टकराती तो हिलने लगती और रडार की आवाज भी और तेज होती जा रही थी, जिसने हेडफोन्स लगाए उन लोगों के कान दर्द करने लगते हैं जैसे ही वो अजीब दुश्मन उनका पीछा करता है। क्रू को सबमरीन रोकनी पड़ी क्योंकि एक दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया था। खुशी की बात यह थी कि उनका पीछा करने वाला वो अनजान दुश्मन तब तक जा चुका था जब क्रू सबमरीन के डैमेज का अंदाजा लगा रही थी। तो वुल्शंस्की विक्टर को डांटता है कि उसने बिना सोचे समझे रिस्क लिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब उन्हें सबमरीन को ठीक करने के लिए पानी के ऊपर आना होगा। वहीं जूलिया और ऑस्कर कुछ पत्थरों के पास चिपक कर गर्मी लेने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बर्फ टूटने की आवाज सुनाई दी और सबमरीन पानी से बाहर निकल आई। सबमरीन में से लोग तुरंत बचे हुए लोगों को देखकर उनसे मिलने के लिए आए, ये पता होने के बावजूद भी कि ये लोग उस सबमरीन के तो नहीं हैं जिसके ऊपर हमला हुआ था। क्रू मेंबर्स ने उनकी बात ध्यान से सुनी। विक्टर ने बुई को चेक किया और फिर ओल्शंस्की से बात करने गया। ओल्शंस्की का कहना था कि इन दोनों को थोड़ा खाना देकर यहीं छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि ये दूसरे देश के जासूस हो। लेकिन विक्टर ने उन पर थोड़ी दया करते हुए उन्हें सबमरीन में बैठा लिया। मरम्मत का काम पूरा होते ही सबमरीन फिर से पानी में चली गई और उन्होंने बुहे के पास सर्च करना शुरू किया। मेडिकल चेकअप के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना दिया गया। फिर विक्टर ने उन्हें मैप दिखाकर उनकी कैंप की लोकेशन पूछी और साथ ही ये भी पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा। जूलिया बताती है कि उन्होंने वहां बड़े बड़े धमाके देखे थे। विक्टर को लगा कि शायद यही उसके भाई की सबमरीन के डूबने की वजह है। सारा क्रू आगे की योजना के बारे में बात करने लगा, लेकिन ओल्शंस्की ने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले राडार में जो भी चीज थी वो खतरा वापस आ सकता है। अगर हम पर फिर से अटैक हुआ तो इमरजेंसी सिग्नल भेजना तक मुश्किल होगा। लेकिन विक्टर अपने भाई को ढूंढने के लिए बेचैन था और ऑर्डर देता है कि सबमरीन जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। ओल्शंस्की ने विक्टर को दूर ले जाकर चेतावनी दी कि ये दूसरी बार है जब उसने गलत फैसला लिया है। अगर एक और बार ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्टर ने अपने एक साथी को समझाया कि हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर दूसरी सबमरीन में कोई जिंदा है तो उसके पास ऑक्सीजन कम ही बची होगी। तभी जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वो कहती है कि ये सोनार की आवाज है जो दूसरी सबमरीन को ढूंढ रही है। खोज कुछ देर तक चलती रही, लेकिन फिर रडार दिखाता है कि वो अजीब दुश्मन फिर से उनका पीछा कर रहा है। विक्टर ने क्रू से कहा कि पहले की तरह एक छुपने की जगह ढूंढो, लेकिन इस बार उनके आसपास कोई इस तरह की जगह नहीं थी। लेकिन वहीं पास में एक आयर रिग मौजूद थी, तो विक्टर ने सोचा कि वहां पर छुपने की जगह मिल सकती है। जब सबमरीन पानी की सतह पर आने के लिए तैयार हो रही थी, तब ऑयल रिग के सभी वर्कर समुद्र से उठ रहे बड़े बड़े टेंटिकल्स को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया। टेंटिकल्स रिग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सारी बिल्डिंग गिरने लगती है। कई जगह तो जबरदस्त धमाके भी होने लगे। बहुत से वर्कर्स ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कहीं जाने की जगह ही नहीं थी, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही टूट रहा था। जैसे ही सबमरीन का कांटेक्ट रिग से टूटा तो विक्टर पेरिस्कोप की मदद से ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। जब उसने बड़े बड़े टेंट्रिकल्स को रिग को तबाह करते हुए देखा तो वो डर गया। उसने ये दृश्य स्क्रीन पर भेजा ताकि पूरा क्रू ये देख सके कि वो किससे लड़ रहे हैं, उनका दुश्मन कितना बड़ा है। जब रिग पूरी तरह से खत्म हो गई तो वो अजीब मॉन्स्टर फिर से सबमरीन का पीछा करने लगा, जिसके बाद उन्हें सबमरीन को तुरंत मोड़ना पड़ा। विक्टर का क्रू को वो बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाना उसकी तीसरी गलती थी और ओल्शंस्की ने सीधे तौर पर कहा कि अब से लीडरशिप मैं संभालूंगा। उसने जल्दी से कहा कि 2 टॉर्पीडो इसके ऊपर दाग दो और वो सीधा टारगेट को जाकर लगे। लेकिन तुरंत वो नाराज हो गया जब एक ऑफिसर कहता है कि दुश्मन अभी जिंदा है और अब और गुस्से में आगे बढ़ रहा है और टॉर्पीडोज छोड़े जाते हैं। एक और धमाका होता है। मैन टारगेट को फिर से लगता है, लेकिन ये भी उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं था। मॉन्स्टर सबमरीन का पीछा करता रहता है और ओल्शंस्की डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। विक्टर ने फिर से कमान संभाली और क्रू से कहा कि जितना हो सके सबमरीन को तेज भगाओ। वो लोग उस मॉन्स्टर के ज्यादातर अटैक से बच गए, लेकिन एक टेंटिकल सबमरीन को लगा, जिससे सबमरीन को थोड़ा नुकसान तो पहुंचा। वहां पर काम कर रहे लोगों को भी बहुत चोट आई। विक्टर का भी सर टकरा गया और उसे चक्कर आने लगे। कुछ कंप्यूटर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और एक कंप्यूटर तो एक आदमी के ऊपर गिर गया। सबमरीन डूबने लगती है और वो मॉन्स्टर इस मौके का फायदा उठाकर एक और जोर का हमला करता है।
अचानक से मिसाइल वाले कंपार्टमेंट में धमाका हो गया। वहां पर बुरी तरह से आग लग गई, जिसके बाद जहाज के क्रू ने वहां पर वेंटिलेशन बंद करके एरिया को पूरी तरह सील कर दिया। 7 लोगों ने वहीं रुककर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन टेंटकल के एक और जबरदस्त वार से सबमरीन तेजी से नीचे गिरने लगती है। रेडार दिखाता है कि उस जानवर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जब क्रू ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो मॉन्स्टर क्रैकन है। क्रैकन के बारे में पुराने समय में बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं। अब क्योंकि उनके पास एक आखिरी मिसाइल बची है तो उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। वो लोग आपस में डिस्कशन करने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। विक्टर ने कहा कि सबमरीन को साइलेंट मोड पर ले जाओ, क्योंकि समुद्री जानवर आमतौर पर आवाजों से शिकार करते हैं। इसी वजह से टॉर्पीडो रूम में मौजूद वर्कर्स को आग बुझाने का काम रोकना पड़ता है, जिससे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल बढ़ने लगे। क्रैकन की आवाज कम्युनिकेशन ऑफिसर के कानों में बुरी तरह चुभ रही थी। टॉर्पीडो वाले कमरे में मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती से विक्टर का प्लान काम करने लगा और वो क्रैकन वहां से दूर चला गया। अब वो लोग दोबारा से अपने काम पर लग सकते हैं, लेकिन तब तक आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि थोड़े से एक्सटिंग्विशर्स से बुझाना पॉसिबल ही नहीं था। कुछ लोग आग से जलने लगे और तभी विक्टर ने सबको कहा कि कंपार्टमेंट खाली कर दो, जो चीज जल रही है जलने दो, बस अपनी जान बचाओ। कुछ ऑफिसर जब फायर एरिया से बाहर निकल रहे थे तो वो बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन बाकी के क्रू ने उन्हें दरवाजे के पार ले आने में उनकी मदद की। आखिरी सेकंड में दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि आग बाकी हिस्सों तक न पहुंच सके। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट का प्रेशर कंट्रोल करके आखिरकार आग बुझा दी गई। वहां पर लोगों के होते हुए नहीं किया जा सकता था। इसके बाद जो लोग अभी भी ठीक थे उन्हें रिपेयर का काम दे दिया गया। ऑस्कर और जूलिया ने उनकी चोटों का इलाज करने में मदद की, जिससे क्रू उन पर भरोसा करने लगा। बाद में विक्टर क्रू से उनके विचार पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। सभी कहते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरी सबमरीन की लोकेशन का कुछ नहीं पता और क्रैकन से बचने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। और ओल्सोंस्की ने विक्टर को याद दिलाया कि तुम्हारे पिता एक हीरो थे, जो एक सबमरीन इंसिडेंट में लोगों को बचाते हुए शहीद हुए थे। काफी सोचने के बाद अब विक्टर भी मान गया कि वापस चलने में ही भलाई है। जब सबमरीन घर लौटने लगी, विक्टर अपने पिता की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी पढ़ता है। तभी जूलिया विक्टर के कमरे में आई और देखती है कि वहां पर कुछ पक्षी थे। विक्टर ने बताया कि उन्हें ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए रखा गया है। जूलिया ने उसे एक मैप मांगा और सभी लोकेशंस दिखाई जहां पर उन्होंने क्रैकन को देखा है, और अपने कैंप की भी लोकेशन बताई। वो कहती है कि पुरानी कहानियों के हिसाब से इस जानवर ने पहले भी कई जहाजों पर हमला किया है, लेकिन फिर अचानक ही वो गायब हो गया। इसीलिए कई साइंटिस्ट मानते थे कि क्रैकन किसी गहरी नींद में चला गया है। जूलिया ने बताया कि हमने जिन धमाकों का इस्तेमाल किया था, शायद वो क्रैकन के छुपे हुए घर पर लगा दिए। इसी वजह से शायद वो जाग गया है। अगर सबको जिंदा रहना है तो उन्हें सोनार बंद करना होगा, वरना वो उनके पीछे दोबारा आ जाएगा। क्योंकि जूलिया क्रैकन के बारे में इतने अच्छे से जानती है तो विक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हें कोई आइडिया है, मेरे भाई की सबमरीन कहाँ है। जूलिया ने समझाया कि ऑक्टोपस अपने शिकार को खींचकर अपने घर में ले जाते हैं और वो जगह उनके कैंप के आसपास ही होनी चाहिए। अभी उनकी बातचीत एक ऑफिसर के आने से रुक गई। ऑफिसर ने कहा कि हमें एक क्लू मिला है। वो साइलेंट मोड के समय की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें सबको सुनाई देता है कि कोई किसी मेटल पर ठक ठक कर रहा है। वो सिग्नल को ट्रैक करते हैं और ये कंफर्म होता है कि ये जूलिया के कैंप के पास से आ रहा है। इसका मतलब साफ था कि दूसरी सबमरीन में अभी भी कुछ लोग जिंदा है। विक्टर ने सबको बुलाया और कहा कि देखो, हमारे फौजी सबमरीन में बंद है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अगर उन्हें हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ अपने भाई के लिए वहां जाना चाहता हूं। अगर तुम में से कोई भी वहां होता तो मैं एक आदमी के लिए भी यही करता। जिसके बाद उसने अपने साथियों को सीधे ऑर्डर दिया कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। अचानक मशीन और दीवारों में से नट बोल्ट्स निकलने लगे, ग्लास और लाइट्स टूट गई। इसका मतलब था कि सबमरीन ज्यादा गहरे पानी में चली गई है, जिस वजह से वो लोग सबमरीन को थोड़ा ऊपर लेकर गए। तब एक ऑफिसर ने नोटिस किया कि हम तो कुछ अलग ही जगह पर आ चुके हैं। विक्टर ने कहा कि हम एक मिनी सबमरीन भेजनी चाहिए इस जगह को अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि मिनी सबमरीन का पायलट पिछले अटैक में इंजर्ड हो गया था। तो विक्टर ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा और तब तक ओल्सोंस की कमान में रहेंगे। मिनी सबमरीन विक्टर और 2 ऑफिसर्स के साथ निकलती है। जैसे जैसे वो गहरे पानी में जा रहे थे, प्रेशर की वजह से उन्हें सबमरीन के मेटल से आवाजें सुनाई देने लगी, क्योंकि इतनी गहराई में वो पहली बार जा रहे थे। प्रेशर जल्दी ही उस सबमरीन के ऊपर असर डालने लगा।
इसीलिए अगर उन्हें जल्दी कुछ नहीं मिलता तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तभी उन्हें कहीं से आवाज सुनाई दी। जब वो उस दिशा में गए तो पता चला कि वहां हजारों जहाज डूबे हुए थे। इसका मतलब है कि जूलिया की थियरी और कहानियां एकदम सच है। आखिरकार उन्हें दूसरी सबमरीन मिल गई और वो उसके इमेज को चेक करते हैं। खुशी की बात यह थी कि उसका आगे का हिस्सा अभी भी ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ लोग वहां छुपे हो सकते हैं। उन्होंने इस मिनी सबमरीन को पुरानी सबमरीन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इतने प्रेशर में ये कर पाना बहुत मुश्किल था। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उन्होंने कनेक्शन बना ही लिया। विक्टर ने डाइविंग सूट पहना और कनेक्शन की मदद से दूसरी सबमरीन में चला गया। हैच खोलने से पहले उसने नॉक किया और अंदर जाकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि क्रू अभी भी जिंदा था, उसका भाई अलेक्जेंडर भी। उन्होंने ये खबर मेन सबमरीन को भेजी और वहां पर सभी लोग खुशी से जश्न मनाने लगे। अलेक्जेंडर समझ रहा था कि उन्होंने सबमरीन को साइलेंट मोड पर रखा होगा ताकि क्रैकोन का ध्यान न जाए, और उसने बीच बीच में ही सिग्नल भेजा। विक्टर ने जितने ज्यादा लोग फिट हो सकते थे उतने मिनी सबमरीन में भेजे, लेकिन सबको बचाने के लिए 2 बारी लगेंगे। विक्टर ने फैसला लिया कि वो अपने भाई के साथ यही रुकेगा और एक मैकेनिक को आखिरी पायलट के साथ भेजा गया। उन्होंने सबमरीन के अगले हिस्से पर एक ट्रैकर लगा दिया ताकि उनकी लोकेशन खो ना जाए। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि क्रैकन भी तो इस सिग्नल को पकड़ सकता है, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। जब मिनी सबमरीन ने वहां से टेक ऑफ किया तो पूरी सबमरीन एक बार के लिए हिल गई, लेकिन नीचे नहीं गिरे। जल्द ही वो लोग मेन सबमरीन तक पहुंच गए और बचाए गए लोगों का इलाज शुरू हो गया। सबमरीन को चला रहा पायलट दूसरी ट्रिप करने लायक नहीं था, तो जूलिया ने ऑस्कर को मदद करने को कहा। ऑस्कर पहले सबमरीन में काम कर चुका था तो वो मान भी गया। जब मिनी सबमरीन वहां से निकली तब ओल्शंस्की ने रडार में देखा कि क्रैकन फिर से हिलना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ विक्टोर और अलेक्जेंडर उन खतरनाक हथियारों को ढूंढने जाते हैं जो उनके सीनियर्स ने मांगे थे। उन्होंने डिस्ट्रॉयड एरिया में जाके तिजोरी से कोड निकाले, लेकिन जब उन्होंने कंप्यूटर में कोड डालने की कोशिश की तो सिस्टम ने काम नहीं किया। लेकिन विक्टर हार मानने को तैयार नहीं था और काफी सारे बटन दबाने के बाद कंप्यूटर ऑन हो गया। उन्होंने देखा कि हथियार अभी भी काम कर रहे हैं। उस हथियार में से निकलने वाले सिग्नल को मिनी सबमरीन ने पकड़ लिया और उस सिग्नल का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। लेकिन मेन सबमरीन में सब लोग डर चुके थे क्योंकि क्रैकन उनके बहुत करीब आ चुका था। क्रू ने जल्दी से सबमरीन को समुद्र के निचले हिस्से में लैंड कर दिया और साइलेंट मोड में चले गए। क्रैकन ने एक बड़ा पत्थर सबमरीन पर फेंका, जिस वजह से सबमरीन को चोट लगी और पानी एक कंपार्टमेंट में घुसना शुरू हो गया और क्रूज डाउट में पड़ गया कि वो साइलेंट मोड कितनी देर तक रख पाएंगे। जल्द ही मिनी सबमरीन विक्टर की लोकेशन तक पहुंच गई और जब डॉकिंग हो रही थी तब गलती से ट्रैकर ऑन हो गया। क्रैकन मेन सबमरीन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ट्रैकर का सिग्नल पाते ही वो अपनी गुफा की तरफ बढ़ा। ओल्सोंस्की ने क्रू को ऑर्डर दिया कि जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर चलो। इसी दौरान विक्टोर पाइप के थ्रू हथियारों वाले कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो क्रैकन के हमले की वजह से ब्लॉक हो गया था। अलेक्जेंडर ने मिनी सबमरीन के डॉग की आवाज सुनी और अपने क्रू को जानने के लिए कहा, जबकि वो अपने भाई का इंतजार करने लगा। आखिरकार विक्टोर हथियारों वाले कमरे में पहुंच गया और उसने मिसाइलों के अंदर कोड डालना शुरू कर दिया, जबकि अलेक्जेंडर कंप्यूटर में कोड डाल रहा था। हथियार लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी बीच क्रैकन ने उन्हें ढूंढ लिया। सभी लोग उसके हमले के लिए मानसिक तौर पर तैयार थे जब उसके टेंटिकल सबमरीन के चारों तरफ घूम रहे थे। दोनों भाई आपस में बात करते हैं और अपनी पुरानी लड़ाई के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। क्रैकन ने एक झटके में सबमरीन का आधा हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन वो हिस्सा तो पहले ही खाली था। क्रैकन अब दोबारा अटैक करने ही वाला था। दोनों भाइयों ने एक साथ बटन दबा दिया ताकि हथियार फायर हो सके। अब पानी सबमरीन में घुसने लगा तो विक्टर जल्दी से पाइप के थ्रू वापस अलेक्जेंडर के पास। सबमरीन जल्द ही खुद ब खुद फटने वाला था, तो दोनों भाई तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं। सबमरीन अब डूब रही थी और जोरदार लहरों की वजह से कॉरिडोर में पानी आ रहा था, जिस वजह से दोनों भाई अलग हो गए। विक्टर ने अलेक्जेंडर को ढूंढते हुए उसका हाथ पानी से बाहर निकलते हुए देखा। विक्टर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अपने पास खींचने लगा, जब तक अलेक्जेंडर सही सलामत उसके पास नहीं आ गया। दोनों भाई सीढ़ियां चढ़कर मिनी सबमरीन में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया ताकि पानी अंदर ना आ सके। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं धमाके के लिए, लेकिन मिनी सबमरीन लॉन्च नहीं कर पा रही थी। जब वो लोग मेन सबमरीन के साथ जुड़े नीचे गिरने लगे तो विक्टर को इमरजेंसी लीवर याद आया। उसे खींचते ही मिनी सबमरीन आखिरकार डिस्कनेक्ट हो गई। फिर वो तेजी से निकलते हैं और हथियारों के फटते ही जो शॉकवेव निकली उन्होंने मिनी सबमरीन को समुद्र में घुमा दिया। सबमरीन में सब लोग बस उनके सही सलामत ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे।
कुछ देर बाद सब लोगों के हौसले टूट ही रहे थे कि तभी पानी में कुछ बबल्स दिखने लगे। वो मिनी सबमरीन ही थी जो आखिरकार ऊपर आ चुकी थी। आखिरकार वो सभी लोग बच गए और दोनों भाई एक साथ अपनी मां से मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।